स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राजभाषा और कार्यालय भाषा को यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 3 वीडियोज़ प्रोवाइड कर दी है जिसमें हमने भाषा और भाषा के विकास से संबंधित जो तथ्य है, भाषा की विशेषताएं, अपभ्रंश, बोली और भाषा में अंतर, जो भी हमने आगे 3 वीडियोज़ में उसको पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम राजभाषा और कार्यालय भाषा को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजभाषा क्या होती है? देखो दोस्तों, राजकाज की भाषा कहते हैं इसको, ठीक है। राजकाज की भाषा यानी कि कार्य जिस भाषा में किया जाता है वो राजभाषा होती है। देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा भी जो है राजभाषा ही कहलाती है, ठीक है। तो राजकाज की भाषा तथा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही राजभाषा कहलाती है। अब इसके बाद देखो, मौर्य काल में अशोक के समय राजभाषा पाली थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के समय राजभाषा फारसी थी, है ना। दिल्ली सल्तनत चला और मौर्य काल में जो अशोक का शासन था उस समय जो है पाली राजभाषा थी। ये जीके का क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है। मौर्य काल अशोक के समय कौन सी राजभाषा थी? पाली थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के समय कौन सी राजभाषा थी? तो फारसी थी, है ना। इसी तरह भारत में ब्रिटिश काल में 1833 तक राजभाषा फारसी ही रही थी, ठीक है। 1833 तक जो है ब्रिटिश काल में 1833 तक राजभाषा फारसी ही रही, ठीक है। तत्पश्चात जो है मैकाले के समय में 1833 से अंग्रेजी कर दी गई, फारसी से क्या कर दी गई? अंग्रेजी कर दी गई, ठीक है। इसके बाद तथा उस समय निम्न स्तर की देशीय भाषाएं होती थी। उर्दू यानी कि निम्न स्तर की, सबसे छोटे स्तर की जो भाषाएं थी किसके काल में? ये था दिल्ली सल्तनत के काल में। तो सबसे छोटे स्तर की जो भाषा थी वो उर्दू थी और बड़े स्तर की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी, ठीक है। उसके बाद ये तो हम जान रहे हैं, इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत हम इसमें डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शासन को पत्र लिखकर कहा कि कचहरी कोर्ट की जो कामकाजी भाषा उर्दू भाषा है और उसे हिंदी किया जाए, यह प्रस्ताव दिया था। देखो सबसे पहले जो है शासन से जो है कामकाज की भाषा को हिंदी करने का जो प्रस्ताव किसने दिया था? वो दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उनने क्या कहा था कि कचहरी या कोर्ट की जो भाषा थी, ठीक है, पहले उर्दू थी ना। दिल्ली सल्तनत के समय जो सबसे छोटी भाषा थी वो उर्दू थी ना, ठीक है। निम्न स्तर की जो भाषा थी उर्दू थी, तो उसी के हिसाब से चलता था कार्य। तो उन्होंने क्या कहा कि उर्दू को हटा के तुम हिंदी करो, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इसके बाद देखो, 1901 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत की राजभाषा उर्दू के स्थान पर हिंदी बनाई गई, ठीक है। तो क्या किसके प्रयास से? 1901 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत की राजभाषा उर्दू के स्थान पर हिंदी बनाई गई, क्योंकि इसकी भाषा पहले अंग्रेजी के साथ उर्दू थी, ठीक है। अंग्रेजी के साथ पहले उर्दू थी, अब अंग्रेजी क्या कर दी गई? हिंदी कर दी गई, ठीक है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को जो है संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। यहाँ पर भी दर्जा नहीं मिला था हिंदी को, ठीक है। एक संवैधानिक दर्जा जो है राजभाषा घोषित किया गया था, दर्जा नहीं मिला था। उसके बाद केवल घोषित किया गया था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला, ठीक है। पूर्ण रूप से हम कहेंगे तो 26 जनवरी 1950 को हमें मिल गया था। अनुच्छेद 343 से 351 तो राजभाषा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक अनुच्छेद 343(1) जो है के तहत मिला है। हिंदी को राजभाषा का जो संवैधानिक मान्यता है वो आर्टिकल 343(1) के अकॉर्डिंग मिला है। उसके बाद देखो दोस्तों, राजभाषा जो है, तो हिंदी को राजभाषा का जो संवैधानिक मान्यता है वो अनुच्छेद 343(1) के तहत जो है मिला हुआ है। अब देखो दोस्तों, राजभाषा आयोग की स्थापना 15 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 15 जुलाई 1955 को। इसी समय इसकी प्रथम बैठक भी हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर, ठीक है, बीजी खेर कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, ठीक है। इस समय इसकी पहली बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर यानी कि बीजी खेर थे, ठीक है। 1957 में क्या हुआ? संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और हिंदी की भाषा कौन सी होगी? देवनागरी लिपि है, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 343(1) क्या कहता है? इसके अनुसार जो है संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और हिंदी की भाषा कौन सी है, या फिर हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। हिंदी को राजभाषा का दर्जा आर्टिकल 343(1) के अकॉर्डिंग दिया गया है, यह तो हमने पढ़ लिया है ना। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद के कार्य हिंदी तथा अंग्रेजी में होंगे, ये कहा गया है, ठीक है। धारा 120 क्या कहती है? कि संसद के कार्य हिंदी में होंगे या फिर अंग्रेजी में होंगे, ठीक है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार हिंदी राजभाषा तो होगी, परंतु आवश्यक कार्य होने पर अंग्रेजी प्रयुक्त होगी। इस अधिनियम में 9 धाराएं थी, यह कानून थे, ठीक है।
उसके बाद देखो दोस्तों, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में आ गया। इसके तहत जो है कानून बनाकर 8 जनवरी 1968 को अधिनियम बना दिया गया। इसमें यह कहा गया कि विधानसभाएं, ठीक है, विधानसभाएं क्या करेंगी, वो संसद जब तक सहमति ना दे तब तक हिंदी के साथ अंग्रेजी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक विधानसभाएं और संसद के जो लोग हैं वो सहमत ना हो जाए, तब तक हमें हिंदी को जो है राजभाषा का मतलब उसका दर्जा जो है नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो राजभाषा अधिनियम 1976 का क्या कहता है। देखो 1976 में राजभाषा नियम आता है, ठीक है। इसमें 12 नियम थे, 12 धाराएं थी, ठीक है। उसके बाद यह अधिनियम थे, इसको 3 भागों में बांटा गया है, क्षेत्र ख और क्षेत्र ग, ठीक है। या फिर ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। देखो क क्षेत्र में क्या था, देखो इसमें सिर्फ ऐसे राज्य रखे गए जिन्होंने हिंदी को राजभाषा माना, ठीक है। इसमें हिंदी राजभाषा मानने वाले राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश भी जो है शामिल थे, ठीक है। तो क्षेत्र क में कौन से रखे गए, ऐसे राज्य या फिर केंद्र शासित जो हिंदी को राजभाषा मानते हैं, ठीक है। जैसे बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अंडमान और निकोबार को रखा गया, जो कि वर्तमान में भी है, ठीक है। ये हिंदी को अपना मानते हैं, ठीक है, राजभाषा। ख में कौन से रखे गए, ख में देखो इसमें वे राज्य या यूटी रखे गए जिन्होंने केंद्र के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी को अपनाने का निर्णय लिया और उनकी राजभाषा अन्य हो गई, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम केंद्र के साथ भैया हमारी कोई भी अगर डिस्कस होगी, कोई भी बात होगी तो वो हम हिंदी लैंग्वेज में करेंगे, बाकी हमारी अदर जो हमारे स्टेट की जो लैंग्वेज होगी वो कोई अन्य होगी, ठीक है। अदर लैंग्वेज हम यूज करेंगे, लेकिन अगर सेंट्रल के साथ हमें जो है कॉल करनी है या फिर उसके साथ हमें बात करनी है तो उसके लिए हम हिंदी भाषा को यूज करेंगे। ये जो है ख क्षेत्र के जो स्टेट्स और यूटी थे उन्होंने कहा था, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ रखे गए, ठीक है। उसके बाद गौ क्षेत्र में कौन से आए, देखो यदि केंद्र राज्य को हिंदी भाषा में पत्र भेजेगी तो केंद्र को ये राज्य हिंदी के साथ अंग्रेजी में अनुवाद भी भेजेगा। शेष सभी जो है राज्य व यूटी इसमें रखे गए, ठीक है दोस्तों। शेष जो जितने भी राज्य, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी बसते हैं वो गौ क्षेत्र में रखे गए, ठीक है। इनका क्या कहना था, इनका कहना यह था कि यदि केंद्र राज्य को हिंदी में पत्र भेजता है तो ये उनको हिंदी और अंग्रेजी जो है दोनों लैंग्वेज में अब उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो दोस्तों 1976 के अधिनियम को कैसा अधिनियम कहा जाता है, त्रिभाषा अधिनियम कहते हैं, ठीक है। इसमें प्रधान राजभाषा हिंदी रहेगी, सहायक राजभाषा अंग्रेजी रहेगी, तीसरे नंबर पर प्रादेशिक भाषा रखी जाती है। देखो 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 25 जून 1975 को। संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इनमें 14 मूल थी, ठीक है। तो कौन कौन सी है देखो जो निम्न है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये कैसी भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त है, ठीक है। 1967 में जो है संविधान में सिंधी भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ, ठीक है, या फिर सिंधी भाषा को मान्यता प्राप्त की गई, जो है संविधान की 22 भाषाओं में जो है जो अभी मान्यता प्राप्त है, तो सिंधी भाषा को 1967 में जो है मान्यता प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली आदि भाषाओं को जो है भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। इसको हम नमक से याद रखते हैं ना, नौ म क ऐसे करके, नौ म क नमक करके, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। नमक, नौ म क नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं 1992 में, ठीक है। 3 भाषाओं को, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। इसमें 18, अब कुल 18 हो गई थी, ठीक है। अब कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी, ठीक है। और 2003 में जो है 4 भाषाओं को, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाओं को भी इसमें जोड़ा गया। अब 22 भाषाएं हो गई थी, ठीक है, जो कि संरक्षित भाषाएं हुई है, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, अब 22 भाषाएं दोस्तों हो गई है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, आर्टिकल 344 के आधार पर किया गया। इसके आधार पर, भाषा के आधार पर पहले राज्य बनने वाला जो है, देखो दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, आर्टिकल 344 के अनुसार 1955 में 15 जुलाई 1955 को जो है आर्टिकल 344 के अनुसार किया गया। इसके भाषा के आधार पर देखो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे, राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं, ठीक है। कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं वो कार्य करती है इसके लिए। इसमें शिक्षा मंत्रालय के अधीन कुछ संस्थाएं रखी गई हैं, जैसे साहित्य अकादमी, स्थापना नई दिल्ली, ठीक है, 1954 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। साहित्यकारों को इससे पुरस्कार दिया जाता है साहित्यिक अकादमी से। नेशनल बुक ट्रस्ट है, NBT कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हो रखी है वर्ष 1957 में, ठीक है। हिंदी की बुक आदि इसमें कम मूल्य में छपती है, ठीक है। तो हिंदी को जो है बढ़ावा देने के लिए ये संस्थाएं कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसकी स्थापना भी नई दिल्ली में हो रखी है 1960 में, ठीक है। उसके बाद
ये भी सब इनका उद्देश्य सब एक ही है। इसके बाद वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, इसकी स्थापना 1961 में हो रखी है नई दिल्ली में। सबका उद्देश्य सब एक ही है, ठीक है। गृह मंत्रालय के अधीन कुछ संस्थाएं हैं। राजभाषा विधायी आयोग 1965 से शुरू, 1975 में स्थापित। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971 में स्थापित। राजभाषा विभाग स्थापना 1975 में, 25 जून 1975 को स्थापना हुई थी इसके। विधि मंत्रालय के अधीन कुछ मंत्रालय है, जैसे राजभाषा विधायी आयोग, स्थापना सन 1975 में हुई थी। सूचना एवं प्रसारण विभाग के अधीन जो कुछ मंत्रालय है, इसमें जो प्रमुख संस्थान निम्न है। प्रकाशन विभाग स्थापना जिसकी हो रखी है 1944 में, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, फिल्म विभाग 1948 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1948 में। आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? 1957 में। दूरदर्शन की स्थापना 1976 में। ये एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? 1957 में। दूरदर्शन की 1976 में। पत्र सूचना कार्यालय की स्थापना 1956 में नई दिल्ली में स्थापित हुई, ठीक है। केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना नई दिल्ली में सन 1967 में हुई, ठीक है। अतः राजभाषा के पहलुओं को जानने तथा उसका समर्थन करने के लिए इन सभी संस्थाओं का गठन हुआ। किसके लिए हुआ? राजभाषा के पहलुओं को जानने तथा उसके समर्थन करने के लिए इन संस्थाओं का जो है गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम कार्यालयी भाषा में। तो हमने राजभाषा पढ़ लिया, कार्यालयी भाषा के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है कार्यालयी भाषा? जो भाषा प्रशासनिक होती है, ठीक है। कैसी होती है? प्रशासनिक, कार्यालयों में इस्तेमाल की जाती है और अलग अलग राज्यों के बीच संप्रेषण का माध्यम बनती है। एक स्टेट दूसरे स्टेट से अगर डिस्कस करता है तो कार्यालयी भाषा यहाँ पे यूज होती है। इसका स्वरूप ना तो बोलचाल की भाषा में और ना ही साहित्यिक भाषा की तरह होता है। कार्यालयी या फिर प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा इसे हम कहते हैं। अब देखो दोस्तों, कार्यालयी भाषा वर्तमान में क्या है? हिंदी है। उसके बाद राजभाषा की एक अलग शब्दावली होती है जिसका प्रयोग कार्यालयी पत्र व्यवहार में करते हैं। कार्यालयी भाषा के गुण क्या क्या हैं? आप देखो, कार्यालयी भाषा के गुण पढ़ते हैं हम, है ना। संपूर्णता जो है, एक वाक्य में ही सब कुछ दिखाना, इसमें पहला गुण है संपूर्णता। स्वपूर्णता, उसके बाद स्वस्पष्ट, अपने आप में ही पूर्ण स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। असंदिग्धता, एक ही शब्द का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। निर्वैयक्तिकता, सामूहिक संबोधन करना। अविद्या का प्रयोग, साफ और स्वच्छ शैली की भाषा का प्रयोग होना चाहिए इसमें। अलंकारिकता वर्जित, यानी कि इसमें अलंकार जो है बिल्कुल प्रयोग नहीं होने चाहिए। ये कार्यालयी भाषा के कुछ गुण है, ठीक है। क्या होती है कार्यालयी भाषा? दो राज्यों के बीच संप्रेषण का माध्यम बनती है, ठीक है। उसके बाद कार्यालयों के बीच जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अलग अलग राज्यों के बीच संप्रेषण का माध्यम बनती है। इसका न तो बोलचाल और न ही स्वरूप जो है साहित्यिक भाषा की तरह होता है और कार्यालय तथा प्रयोजन भाषा कहलाती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हम कुछ नीचे कार्यालयी शब्द से दिए गए हैं, संक्षेप में क्या उनका अर्थ होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, सी एल है, जैसे कहीं पे है C.L, तो क्या बनेगा? कैजुअल लीव, यानी कि आकस्मिक अवकाश, ठीक है। EL क्या होता है? अर्नड लीव, यानी कि अर्जित अवकाश। ML क्या होता है? मेडिकल लीव, चिकित्सा अवकाश। NA क्या होता है? नेसेसरी एक्शन, आवश्यकीय अवकाश, ठीक है। उसके बाद देखो TA, ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता। DA क्या होता है? डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और हैं उनको पढ़ते हैं। फिर देखो दोस्तों, N.O.C, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। OO क्या होता है? ऑफिस ऑर्डर, कार्यालयी आदेश, ठीक है। PTO, प्लीज टर्न ओवर। कहीं कहीं पे भी जो पत्र होते हैं या फिर कहीं कुछ अच्छे पेजेस होते हैं, ठीक है, जो कार्यालय में यूज होते हैं, तो उनमें PTO लिखा होता है नीचे से। तो क्या होता है? कृपया प्रश्न पलटिए, या फिर कोई एग्जाम का पेपर हमने दिया है तो उसमें नीचे से PTO लिखा होगा, ठीक है। तो प्लीज टर्न ओवर, ठीक है। प्लीज टर्न ओवर यानी कि कृपया प्रश्न पलटिए, ये कहता है वो PTO, ठीक है, शॉर्ट में। FR क्या होता है? फंडामेंटल रूल, यानी कि मूल नियम। PUC क्या होता है? PUC अंडर कॉन्सिडरेशन पेपर, ठीक है, विचाराधीन कागज। LPC लास्ट पे सर्टिफिकेट, ठीक है, अंतिम वेतन, ठीक है। और पत्र, अंतिम वेतन पत्र, ठीक है, LPC का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो, कार्यालयी भाषा हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? जो भाषा प्रशासनिक होती है, कार्यालयों में इस्तेमाल होती है, अलग अलग राज्यों और के बीच संप्रेषण का माध्यम बनती है। इसका ना तो स्वरूप और ना ही बोलचाल, ना ही साहित्यिक भाषा की तरह होता है। कार्यालयी या फिर प्रयोजन मूलक भाषा हम इसको, हिंदी भाषा हम इसको कहते हैं, ठीक है। कार्यालयी भाषा वर्तमान में क्या है? हिंदी है, ठीक है। ये हमें पढ़ लिया है और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलियों के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।